वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 मार्च 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एरीज देवस्थल स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में है, जिसे एक और नाम दिया गया है एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा, शॉर्ट में ADF-OSC। देखिए, इसे इंडियन साइंटिस्ट ने इंडिजीनियसली डिजाइन भी किया है और डेवलप भी किया है। काफी लो कॉस्ट है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ्स अगर हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं तो वो काफी महंगे पड़ते हैं, लेकिन इसे जो बनाया गया है इसकी जो कॉस्ट आई है वो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ आई है, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता है। अब ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ होता क्या है? स्पेक्ट्रोग्राफ एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करता है, उसके बाद हम उसे स्टडी कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम कुल मिला के रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक रेंज है या बैंड है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो विजिबल लाइट होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो सब आ जाती हैं। तो उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे और स्टडी कर सकते हैं। उन्हें डिटेक्ट करके स्टडी करने की ये जो हमारी कैपेबिलिटी है, इसकी वजह से हम एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट हो रहे हैं, जो अंतरिक्ष में घटनाएं घटित हो रही हैं, हम उनके बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसे डेवलप किया गया है एरीज के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। एरीज एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करता है। इसका देखिए पर्पस बिल्कुल सिंपल है कि हम फेंट लाइट के जो सोर्सेस हैं उनको लोकेट करें। अब फेंट लाइट का मतलब ये ऐसी लाइट जो बेहोश हो गई है वो मतलब नहीं है। यहां पर फेंट लाइट का मतलब होता है धीमी लाइट, जिसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, उसे ये डिटेक्ट कर सकता है। किसी नए नए यूनिवर्स में जो बहुत हाल फिलहाल का बना हुआ है, उसमें जो बहुत दूर की गैलेक्सीज हैं, उन्हें इसके जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं हमारी गैलेक्सी के आसपास, उन्हें भी डिटेक्ट किया जा सकता है। जो कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स होते हैं लाइक सुपरनोवा, या फिर जो मैसिव स्टार या फेंट डॉफ गैलेक्सीज होती हैं, हम उन्हें भी इस ऑब्जेक्ट की मदद से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लोकेशन कहां है इसकी? जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है देवस्थल। ये देखिए, देवस्थल ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है 3.6 मीटर, वहीं पर इसे कमीशन किया गया है। ये उत्तराखंड के नैनीताल के नजदीक में है। देवस्थल की जो लोकेशन है वो नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन एंड रिकॉर्ड करता है। ये हमने पहले ही देख लिया। ये इनकमिंग लाइट को अलग अलग करता है उनकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के मुताबिक, फिर उन्हें रिकॉर्ड करके एक फोटोग्राफिक प्लेट पर उतारता है ताकि हम उन्हें एनालाइज कर सकें। फोटोग्राफिक प्लेट कोई भी ग्लास या फिर मेटल की प्लेट होती है जो लाइट को एक इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। लाइक ये जो इमेज है ये एक प्रकार की फोटोग्राफिक इमेज है। फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है, ताकि हम उसे अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें और एनालाइज कर सकें। बात करते हैं 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में। इसे देखिए 2016 में तैयार किया गया एरीज के द्वारा, लेकिन एरीज ने इसे अकेले तैयार नहीं किया था। यहां पर हमें मदद मिली थी बेल्जियम से। बेल्जियम का जो एक फर्म है एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम, AMOS, उन्होंने हमें मदद दी थी। उनकी मदद से हमने इसे 2016 में तैयार कर लिया ताकि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और जो ऑप्टिकल वेवलेंथ्स हैं उन्हें स्टडी कर सकें। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी नेचुरल बॉडी होती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, चाहे वो सूर्य हो, चांद हो, या फिर कोई प्लैनेट हो, कोई अदर सोलर सिस्टम में रहने वाली चीज हो, वो सब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इसकी लोकेशन देखिए नैनीताल से थोड़ी दूरी पर देवस्थल में है। अब इसे नैनीताल से थोड़ी दूर देवस्थल में ही क्यों सिचुएट किया गया? ताकि हम जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं, स्टार्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको डिटेक्ट कर सके, उनकी जानकारी इकट्ठा कर सके। नैनीताल में भी लगा सकते हैं। देखिए, नैनीताल एक ऐसा एरिया है जहां पर नेचुरल लाइट काफी ज्यादा मिलती है। लाइक सिटी है तो लाइट्स वगैरह बहुत ज्यादा रहती हैं। अब आइडिया नहीं लगता कि ये लाइट हमने यूनिवर्स से डिटेक्ट करी, या फिर कोई ट्यूबलाइट जल रही है किसी सिटी की, उसकी लाइट तो कहीं इधर उधर से नहीं आ गई, तो उसमें स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग एक डिस्टेंट लोकेशन देख रहे थे, तो फिर वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गए। तो वहां पर देवस्थल में लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 2500 मीटर की ऊंचाई पे उन्होंने देवस्थल में इस टेलीस्कोप को एस्टैब्लिश किया, जो कुछ ऐसा दिखता है।
सिग्निफिकेंस ये है कि ये एशिया का अभी तक का लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ऐसे टेलीस्कोप को कहा जाता है जो या तो एक या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड मिरर्स यानी कि ऐसे झुके हुए मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे मिरर्स का इस्तेमाल करके जो लाइट्स होती हैं उनसे एक इमेज फॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हम किस ऑब्जेक्ट से वो इमेज, वो जो लाइट है वो आ रही है, उसे स्टडी कर सकें। ये सारी बातें एरीज देवस्थल स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में है। अभी हाल ही में एक फीमेल कप को पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल में छोड़ा गया, जो कि एक मैन ईटर टाइग्रेस अवनी की बेटी है। फीमेल कब है ना। जो अवनी थी वो बहुत ही खतरनाक थी। उन्हें इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार था तो वो उन्हें मार के खा जाया करती थी। लगभग 13 लोगों को मारने का आरोप रहा है अवनी के ऊपर। बाद में 2018 में इनको मार दिया गया था। तो जो इनके छोटे बच्चे थे उनका क्या किया जाए, तो उन्हें इन सीटू कंजर्वेशन में रखा गया। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी जू में या फिर जूलॉजिकल गार्डन में उन्हें केयर किया जाता है। अब जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर उनको जंगल में छोड़ा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो फीमेल कब हैं इन्हें इंसानों से वैसे ही प्यार नहीं होगा जैसे कि इनकी माँ अवनी को हुआ करता था, और ये इंसानों को मारकर नहीं खाएंगी। ज्यादातर जंगल में जैसे शेर और शेरनी शिकार किया करते हैं वैसे ही करेंगी। बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। देखिए वैसे तो ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और इसका कुछ हिस्सा आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा। लेकिन जब हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो यह आपको लार्जली मध्य प्रदेश में मिलता है, जो कि बहुत ही पुरानी नदी पेंच नदी के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम भी रखा गया है। पेंच को एक सेंचुरी के रूप में नोटिफाई किया गया 1965 में, लेकिन 1975 में इनका प्रमोशन कर दिया गया। इन्हें प्रमोट करके नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया और 1992 में इनका जो डिपार्टमेंट है वो बदल दिया गया, यानी कि इनको एक टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दे दिया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अब यहां पर जो कंजर्वेशन का काम है वो चल रहा है। मैप में अगर आप लोकेशन स्पेसिफिकली पेंच टाइगर रिजर्व की देखना चाहें तो देखिए यहां पर आपको ये मध्य प्रदेश है और बिल्कुल इसके सदर्न पार्ट में यहां पर पेंच टाइगर रिजर्व मिलेगा। यहां पर देखिए ये मध्य प्रदेश है और बिल्कुल इसके सदर्न पार्ट में ये पूरा पेंच टाइगर रिजर्व आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल जो कि रेटिंग मैकेनिज्म फॉर नेशनल हाईवेज के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी हाल ही में फॉर द फर्स्ट टाइम कोई रेटिंग मैकेनिज्म डेवलप किया है नेशनल हाईवे के लिए। मतलब नेशनल हाईवे बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रेटिंग को कंडक्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ऐसा कौन सा हाईवे है जहां पर समय बहुत कम लगता है, वो हाईवे सेफ है और एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है यूजर्स के लिए जो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इससे जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी कि वो यूजर्स को हाईवेज पर अच्छी सर्विसेज दें, हाईवे अच्छी कंडीशन में मिले। पैरामीटर की बात करें तो जो हाईवेज पर टोल प्लाजा होते हैं उनको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट मानकर इवैल्यूएशन किया जाएगा। 3 क्राइटेरिया अपनाए जाएंगे। वो हाईवे कितना इफिशियंट है, कितना स्मूथ है, उसका वेटेज 45% रहेगा। हाईवे कितना सेफ है, एक्सीडेंट्स कितने ज्यादा अथवा कम होते हैं, 35% उसका वेटेज रहेगा। और वो हाईवे कितना यूजर फ्रेंडली है, मतलब आसपास जो बेसिक अमेनिटीज होती हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, लाइक हॉस्पिटल है कि नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा उस हाईवे पे आसानी से मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है, वाटर पानी की सुविधा है कि नहीं है, साफ सफाई कैसी होती है, ये सब चीजें वहां पर इवेल्युएट की जाएंगी। देखिए दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हाईवेज को इवेल्युएट किया जाता हो। इंडिया ने पहली बार ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाया है। डेफिनेटली ये बढ़िया है। 219 जो नेशनल हाईवेज हैं उन्हें इवेल्युएशन में लाया गया, जो कि 18,668 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हैं। अब यहां पर देखिए इवेल्युएशन में निकल के क्या आया। जो बेस्ट स्ट्रेच हमें मिला है वो NH48 पर मिला है, नेशनल हाईवे 48 पर जो 102 किलोमीटर का एरिया है अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच का 6 लेन, वो सबसे बढ़िया बेस्ट है। और NH3 पर जो 45 किलोमीटर का एरिया है इंदौर से देवास के बीच का, जो कि आगरा को मुंबई से कनेक्ट करता है, उसे सबसे बेकार बताया गया है इस रेटिंग के मुताबिक। तो ये सारी बातें इस नेशनल हाईवे के रेटिंग मैकेनिज्म के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मलेरिया के बारे में है। न्यूज एल सल्वाडोर के बारे में है। एल सल्वाडोर अभी सेंट्रल अमेरिका की पहली ऐसी कंट्री बन गई है, इनफैक्ट ओवरऑल अमेरिका की तीसरी ऐसी कंट्री बन गई है जिसे WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले एल सल्वाडोर की लोकेशन देखते हैं। यह है दुनिया का मैप। यहां पर है इंडिया और यहां पर है, ये इंडिया है और ये एल सल्वाडोर आपको सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा। और क्लोज मैप देखिए, ये है एल सल्वाडोर। यहां पर नेबरिंग कंट्रीज में आपको गुआटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ दिख रहे होंगे।
तो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। एल सल्वाडोर को अभी मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, मलेरिया एक पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, जो कॉमनली मच्छरों को प्रभावित करता है। उसके बाद ये इंसानों को काट लेते हैं। लार्जली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज जो होते हैं वो इंसानों के स्किन पर इस पैरासाइट को लेकर आते हैं, जिसके बाद इंसान को मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के 4 प्रकार होते हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, इसे पी विवेक्स शॉर्ट में बोल देते हैं, पी ओवाले और पी मलेरियाई। एक और होता है पी नोलेसी। ये लार्जली इंसानों को कम अफेक्ट करता है। मकाक यानी कि जो बंदरों की प्रजाति होती है साउथ ईस्ट एशिया की, उनको ज्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद उनसे ये इंसानों में आ जाता है। इस लिहाज से आप इसे जोनोटिक कह सकते हैं। जोनोटिक कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों को हो जाए। सिम्टम्स बिल्कुल सिंपल है, बहुत तेज फीवर होता है, थकान महसूस होती है, वॉमिटिंग एंड हेडेक होता है। बाद में जो येलो स्किन है, सिज्योर है, कोमा और अल्टीमेटली ऑब्वियसली डेथ के भी चांसेस पर्याप्त रहते हैं। तो ये सारी बातें मलेरिया के बारे में। यहां पर देखिए, जब बात मलेरिया की जाती है तो दमन इनिशिएटिव का नाम जरूर आता है, जो कि उड़ीसा का एक इनिशिएटिव है। दुर्गा मां आंचलरे मलेरिया निराकरण काफी सिग्निफिकेंट है ये। यहां पर जो बहुत ही इनएक्सेसिबल और हार्डेस्ट हिट एरियाज हैं या जो लोग हैं, उनको मलेरिया से निजात दिलवाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज ऑप्ट की जाती हैं। इस इनिशिएटिव को ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है ICMR NIMR के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के द्वारा। एट द सेम टाइम इन्वॉल्वमेंट है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम और उड़ीसा, और जो मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर है, ये सभी लोग मिलकर इस पूरे इनिशिएटिव को रन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल व्हेल शार्क के बारे में है। उड़ीसा के मछुआरों ने इस हफ्ते में दूसरी बार एक व्हेल शार्क को बचाया। यह है क्या? यह धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जलीय जीव है। यह लगभग 130 सालों तक जिंदा रहता है। स्पेसिफिकेशन यह है कि इसकी बॉडी पर आपको व्हाइट कलर के डॉट्स दिखते हैं, जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं। बाकी आप इस इमेज में भी इसे क्लियरली देख सकते हैं। अब देखिए, ये प्लैंकटन्स पे फीड करते हैं। प्लैंकटन्स छोटे छोटे जीव होते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं, जो कई सारी छोटी और बड़ी मछलियों का भोजन होते हैं। ये प्लैंकटन्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये साइज में बहुत बड़े होते हैं तो काफी दूरी तय करते हैं अपने साइज के मुताबिक खाना इकट्ठा करने के लिए। ये 10 मीटर की लेंथ तक यूजुअली बड़े हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी व्हेल शार्क है वो 18 मीटर के आसपास आइडेंटिफाई की गई है। इनका वेट लगभग 20 टन तक का हो सकता है। जो व्हेल शार्क होते हैं वो लगभग सभी ट्रॉपिकल ओशियंस में पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया के कोस्ट पर भी पाए जाते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। थ्रेट्स सिंपली इंसान, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग जो हम समंदर में करते हैं, शिपिंग लेन्स, ये सब इनके लिए खतरा है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। एरीज देवस्थल स्पेक्ट्रोग्राफ, इसे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के द्वारा डेवलप किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। व्हेल शार्क ये सभी टेम्परेट ओशंस में पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया के कोस्ट पर नहीं। एल सल्वाडोर अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जिसे WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करिएगा। इस पूरे सेशन की PDF आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पे, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो भी हम यहाँ पर डिस्कशंस वगैरह करते हैं यूट्यूब पर, उसकी PDF वहां पे अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।